हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में नया लेक्चर लेके आ गए, दैट इज़ 06। इसके पहले 5 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो उनका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो ये चैप्टर का नोट्स भी हमने डाल दिया है चैनल पे, तो वो भी तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ तुमको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, तुमको PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स यूज़ करो, रेफ़र करो उसको अच्छे से, अपने नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा लेक्चर से और उन नोट्स को रेफ़र करके। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर में, विच इज़ द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें से थोड़ा पार्ट हमको करना होता है। द टॉपिक इज़ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, अपने को हीट ट्रांसफ़र पढ़ना है। देखो, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इज़ बेसिकली हीट का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह। दैट्स इन सिंपल वर्ड्स, दैट इज़ व्हाट वी नो द हीट ट्रांसफ़र एज। बट दिस हीट ट्रांसफ़र इट कैन अकर, या ये 2-3 तरीके से हो सकता है, जिसमें से मेजरली 3 तरीके हमको पढ़ने होते हैं। तो हम लोग को देखना है वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कौन कौन से तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहला सबने देखा होगा और एक्सपीरियंस किया होगा, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। पहला है कंडक्शन। इसका एक्सपीरियंस अगर करना है तो जब तुम मैगी बना रहे होते हो तो वो जो स्पून से तुम मैगी को हिलाते हो, जैसे तुम बोलते हो हाँ चलो थोड़ा देर मैगी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, तुम करते हो ना, उबलते हुए पानी में मैगी डालो और थोड़ा उसको चम्मच से चलाते हो ना यहाँ वहाँ, थोड़ा देर 5 मिनट के लिए उसमें चम्मच छोड़ दो और फिर आके उस चम्मच को पकड़ो, तो क्या फील होगा? गर्म फील होगा ना। तुम बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा, या तुम बोलोगे सर गर्म फील हो रहा है। तो वो गर्म क्यों फील हो रहा है? क्या तुमने वो चम्मच के हैंडल को हीट किया है? नहीं, चम्मच के हैंडल को हीट नहीं किया है। तुमने चम्मच के उस पार्ट को मैगी में रखा है जो आगे का पार्ट है। जैसे अगर ये मेरे पास ये स्पून है, सपोज ये स्पून है, तो इस स्पून का तुमने खाली ये वाला पार्ट हीटिंग वाले जगह पे रखा हुआ है। मतलब जैसे ये तुम्हारा जैसे बाउल है और इसमें तुम्हारी मैगी है, ठीक है, यहाँ, और ये पार्ट हीट हो रहा है। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो, तुम्हारा ये वाला चम्मच का एंड गर्म होता है बिकॉज ये गर्म पानी में है, बट जब तुम यहाँ आके टच करते हो तो ये भी गर्म फील होता है। तो हुआ क्या, ये जो हीट मिल रही है यहाँ से, ये किसी तरीके से चम्मच तक पहुँची और चम्मच से किसी तरीके से यहाँ हैंडल तक पहुँच गई है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक तरीका है। तो जिस तरीके से ये हीट चम्मच के इस एंड से इस एंड तक पहुंची है ना, उसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। सो कंडक्शन इज बेसिकली अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर द मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर द हीट अमंग ईच अदर बाय वाइब्रेशंस। एग्जाम्पल के लिए एक मेटल रॉड लो और उसको एक एंड से हीट करो, जैसे ये चम्मच का एग्जाम्पल, इसी चम्मच के आगे के पार्ट को तुम बर्नर पे रख के हीट करो, तो थोड़ी देर में तुमको चम्मच का दूसरा एंड भी क्या हॉट फील होने लगेगा। तो हीट एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है वाया द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, एक बात याद रखना, जब ये ट्रांसफर हुआ तो ये जो स्पून है, इस स्पून के यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं गए हीट लेके, ध्यान रखो, यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट लेके यहाँ नहीं गए हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स यही हैं और ये वाले मॉलिक्यूल्स यही हैं, बट किसी तरह से एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रॉड लेता हूँ, कंडक्टिंग रॉड अगर मेरे पास है, तो इसमें अगर मैं इस एंड को हीट करता हूँ ना, सो देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपन्स। देखो, इफ़ आई हीट दिस एंड, तो हीट करने से अगर जो से ये वाला मॉलिक्यूल है इसको हीट मिला, तो ये हमको मालूम है सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ना। तो ये मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा था ऑलरेडी, ये धीरे धीरे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा क्योंकि इसको एनर्जी यहाँ से मिल रही है। तो जब ये अपने वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल को हिट करेगा और बगल वाले मॉलिक्यूल का भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ऐसे करते 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 आगे के सभी मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, या एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो, एम्पलीट्यूड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तुमको याद है टेम्परेचर का डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में बताया था। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज़्यादा ये मूव कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर, इसीलिए इस एंड का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ
प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, vibration of molecules, where molecules do not leave their place या their position. okay? जैसे यहाँ के मॉलिक्यूल को यहाँ नहीं जाना है हीट लेने के लिए, यहाँ का मॉलिक्यूल यहीं है, इसके पास हीट पहुँचेगी धीरे धीरे, तो वो कौन से प्रोसेस से पहुँचेगी? वो कंडक्शन के प्रोसेस से पहुँचेगी। तो आज के लेक्चर में हम ये कंडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में है अपने सिलेबस में कंडक्शन के बारे में। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। तुमने ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा। ये कंडक्शन के बारे में तुमको और एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज ऐसे 8-10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, ठीक है, लाइन से 8-10 स्टूडेंट्स खड़े हैं जिनको तुम मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना लाइन से। देखो होता क्या है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे एक बुक, जैसे से ये एक टेक्स्ट बुक मुझे इस लास्ट वाले स्टूडेंट को देनी है। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट बुक इसको पास करता हूँ, फिर ये इस टेक्स्ट बुक को इसको पास करता है, फिर ये इस टेक्स्ट बुक को इसको पास करेगा, ये इस टेक्स्ट बुक को इसको पास करेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करते करते ये टेक्स्ट बुक लास्ट वाले पर्सन के पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ देखो, ना मैं अपने जगह से कहीं गया, मैं यहीं खड़ा हूँ, ना ये अपने जगह से कहीं गया, ना ये अपने जगह से कहीं गया। इट्स जस्ट कि इसने ट्रांसफ़र किया है अपने बगल वाले को, इसने अपने बगल वाले को, इसने अपने बगल वाले को, इसने अपने बगल वाले को, और इसने अपने बगल वाले को। दिस इज हाउ हीट इज रीचिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस और वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट by vibration of molecules where molecules do not leave their position. Molecules अपना पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं, वो एक ही जगह से एनर्जी ट्रांसफर चालू है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। ये एनालॉजी हम लोग यूज़ करेंगे कन्वेक्शन भी समझने के लिए। कन्वेक्शन में क्या होगा मालूम है? कन्वेक्शन में अगर सपोज मुझे ये बुक देनी है ये स्टूडेंट को, तो इस टाइम पे मैं इस बुक को पास ना करके, जैसे सपोज़ मुझे ये बुक है, जैसे सपोज़ ये बुक है, मेरे पास ये एक बुक है, और मुझे ऐसे सारे स्टूडेंट्स को एक एक बुक देनी है। तो इस केस में क्या होगा मालूम है? इस केस में स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे और बुक को लेके जाएंगे। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में आएंगे मेरे पास, ये स्टूडेंट्स आएंगे, मुझसे बुक लेंगे और जाएंगे। देखो यहाँ पे बुक अगर मुझे देनी थी सारे स्टूडेंट्स को, तो मैंने बस पास कर दिया, एक एक को पास किया और ऐसे सबको बुक मिल गई। तो वो हीट वैसे यहाँ से निकल के एक एक को पास होते होते सबको मिल गई। अब यहाँ मुझे बुक देनी है, तो मैं यहाँ एक एक स्टूडेंट को अपने पास बुला रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा मालूम है? कन्वेक्शन में जैसे देखो यहाँ कन्वेक्शन है, मैं हीट यहाँ दे रहा हूँ, फिर भी पूरा पानी गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन यही वाटर का जो बॉइलिंग है ना, ये कन्वेक्शन है। देखो समझो क्या होता है, मैं यहाँ हीट कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को हीट करता हूँ, तो पानी जब ये वाला पार्ट हीट होता है ना, ये वाला पार्ट पानी का गर्म होता है ना, तो गर्म होने पे पानी एक्सपांड होता है, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने लगते हैं, और फिर जो ज़्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आने लगते हैं, फिर ये हीट होते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर डेंस वाले मॉलिक्यूल नीचे, फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर डेंस वाले मॉलिक्यूल नीचे, एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। मतलब एक मॉलिक्यूल हीट होगा, जाएगा, दूसरा आएगा हीट लेने के लिए, फिर हीट होके जाएगा, तीसरा आएगा हीट लेने के लिए, फिर हीट होके जाएगा, चौथा आएगा हीट लेने के लिए, फिर हीट होके जाएगा। ऐसे पूरा पानी धीरे 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 गर्म होता है। जैसे एयर कंडीशनर तुमने घर में लगाया, तो क्या होता है मालूम है? पहले जो एयर कंडीशनर के पास की हवा है वो ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हवा डेंस हो जाती है, वो नीचे जाती है, फिर गर्म हवा ऊपर आती है, फिर वो गर्म हवा ठंडी होकर फिर नीचे जाती है, तब तक नीचे वाली हवा गर्म हो चुकी है, फिर वो ऊपर जाती है, और ये गर्म हवा ठंडी या गर्म हवा एयर कंडीशनर के पास जाके कूल होके आती है ऐसे। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो यहाँ पे कन्वेक्शन कैसे हो रहा है मालूम है? कन्वेक्शन इज सॉरी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, by actual movement of molecules। यहाँ मॉलिक्यूल्स सच में मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एनर्जी लेके। मोस्टली सोर्स के पास आते हैं मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेने के लिए, तो ये चीज़ याद रखो। और थर्ड वाला होता है रेडिएशन। दिस इज
वेरी वास्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसका हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 12th में हमको डिटेल में चैप्टर ही है रेडिएशन, तो वहाँ हम समझेंगे। फिलहाल ज़रा इसको समझो क्या बात कर रहा हूँ मैं। रेडिएशन कैसा है मालूम है, यही बुक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ना तो मैं स्टूडेंट्स के पास जा रहा हूँ या ना मैं स्टूडेंट्स को पास कर रहा हूँ, इंस्टेड मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे 10 स्टूडेंट्स को बुक देनी है, तो मैं एक एक स्टूडेंट को फेंक के बुक देता हूँ। मैं फेंकता हूँ कैच। यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, ना तो स्टूडेंट अपने पोजीशन से हिल रहा है, ना तो मैं अपने पोजीशन से हिल रहा हूँ, यानी ना तो सोर्स अपने पोजीशन से हिल रहा है, ना तो ये मॉलिक्यूल्स जिनको हीट मिल रही है। बस देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन, बीच में कोई मीडियम नहीं है। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पे जा रही है, या मीडियम का ज़रूरत नहीं है। तो वो जो हमने पास किया ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने थ्रो करके फेंक दिया, तो जैसे कोई एक ऐसी चीज़ है जो बिना मीडियम के जा सकती है, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को कैरी करते हुए लेके जाती हैं, हीट एनर्जी को कैरी करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे और लेके जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एग्जांपल समझ लो, सन से जो एनर्जी, सन से हमको गर्मी यहाँ तक कैसे आ रही है। सन से कोई मॉलिक्यूल उठ के यहाँ नहीं आ रहा है, या ना तो हम जा रहे हैं सन पे हीट लेने के लिए, नहीं तो ना कंडक्शन ना तो कन्वेक्शन। सन और अर्थ के बीच में बड़ा वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में थोड़ी मॉलिक्यूल्स है जो वाइब्रेट होकर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कंडक्शन तो हो नहीं रहा है। कन्वेक्शन मतलब ना सन हमारे पास आ रहा है ना हम सन के पास जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, जिससे सन से हीट यहाँ तक आ जा रही है, वो आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट एनर्जी लेके यहाँ आती है, जिस लाइक सन हमारी तरफ एनर्जी को फेंक रहा है। कैसे फेंक रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बुक वाला एनोलॉजी याद रखोगे तो बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा क्या है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तो बेसिक डेफिनेशंस तुमको समझने थे कि कंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, कन्वेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, और रेडिएशन एक्चुअल में होता क्या है। इसको और डिटेल में हमको पढ़ना है, जिसमें से आज हम कंडक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आया है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है क्या। चलो ये नोट डाउन कर लिया है, ओके फाइन। हम लोग अब कंडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। हमको कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनका डेफिनेशंस या जिनका फॉर्मूला हमको करना है, और फिर हम एक आध न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे इसके ऊपर, जो तुमको फॉर्मूला से और ज़्यादा रिलेट कराएंगे, ठीक है। जैसे देखो, जब कंडक्शन होता है तो कंडक्शन होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरी होती है, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे तुमको एक तो चीज़ पता है ना, हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रॉड है, सपोज जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है। तो इस रॉड में अगर हीट, सपोज मैं बोलूँ हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, ये हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है हीट इसमें, तो क्या होना चाहिए बताओ। रॉड के इस एंड का जो टेम्परेचर है T1 और इस एंड का जो टेम्परेचर है T2, ये जब इस तरीके से रिलेटेड होंगे तभी हीट ट्रांसफ़र होगा। बोलो हाँ या ना। अरे हीट ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस ज़रूरी है, और हीट हमेशा कहाँ जाता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो अगर इस एंड का टेम्परेचर हाई होगा और इस एंड का टेम्परेचर लो होगा, तो हमेशा हीट हाई से लो। तुम कभी ये नहीं देखते हो ना कि चम्मच जो तुमने गर्म पानी में डाला है, हमेशा उसका ठंडा वाला पार्ट गर्म हो जाता है, कभी वो ठंडा वाला पार्ट और ठंडा नहीं हो जाता है। मतलब वो ठंडे वाले पार्ट से हीट निकल के वहाँ नहीं जाती है, हमेशा हीट गर्म वाले पार्ट से ठंडे वाले पार्ट में आ जाती है। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो करती है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चाहिए होता है, या इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान से देखना, हम टेम्परेचर ग्रेडियंट का बात करने जा रहे हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब ये हीट यहाँ से फ्लो होना चालू करता है, देखो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड है, ये हीट यहाँ से फ्लो करना चालू कर रहा है। अब सपोज जैसे मैं इस रॉड में 3 थर्मोमीटर्स लगाऊं, एक थर्मोमीटर यहाँ पे लगा दिया है मैंने, दूसरा थर्मोमीटर यहाँ पे लगा दिया है मैंने, तीसरा थर्मोमीटर यहाँ पे लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब ज़रा एक बात मुझे अपने इंट्यूशन से सोच के बताना, मैं तुमको पूछता हूँ, ये सबको पता है, ज़रा सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज ये वाला रॉड मैंने हीटिंग पार्ट पे रखा हो, सॉरी ये वाला पार्ट मैंने हीटिंग एंड पे रखा है, सपोज मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ।
तो तुम ज़रा सोच के बताओ कि क्या टेम्परेचर हीट करने की वजह से क्या ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होगा रॉड का, या ये वाला, या ये वाला? मेरे हिसाब से तो ये वाला पार्ट सबसे गर्म होगा, ये वाला पार्ट उससे कम गर्म होगा, ये वाला पार्ट सबसे कम गर्म होगा। हाँ या ना? अरे मेटल रॉड है, तुमने उसको सलिया है, सलिया तुमने सपोज गर्म होने के लिए रखा है, तो तुम सलिए को गर्म एंड से थोड़ी ना पकड़ोगे, पकड़ोगे तो लास्ट वाले एंड से या इस वाले एंड से, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है, यहाँ कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? कंडक्शन में तुमने जितनी हीट यहाँ दी उतनी पूरी की पूरी यहाँ नहीं पहुँची है, ये प्रॉब्लम है। तुमने जितनी हीट इस वाले एंड को दी है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स को दिया है, वो पूरा का पूरा यहाँ नहीं पहुँचा है, इसीलिए तो ये पार्ट उतना गर्म नहीं हुआ जितना ये है। समझा क्या बोल रहा हूँ? ये पार्ट उतना गर्म नहीं हुआ जितना ये वाला पार्ट गर्म है, स्टार्टिंग का पार्ट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हीट यहाँ से यहाँ जा रही होती है तो हीट का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट को बाहर निकाल देती हैं। इसलिए कभी कोई चीज़ गर्म होती है, जब सलिया वगैरह गर्म है तो उसके ऊपर तुम हाथ रखो तो वो भी पार्ट गर्म फील होता है ना? वो भी पार्ट गर्म फील होता है। तुम वैक्यूम में कोई सलिया अगर गर्म करके रखो और उसके ऊपर अपना हाथ रखो तो वो गर्म फील होगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं है पर फिर भी हीट आ रही है तुम्हारे हाथ पे। क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लूज होती है, साथ में कन्वेक्शन में भी एनर्जी लूज होती है। तो जब भी कोई एक रॉड हम हीट करते हैं ना, ध्यान से देखो, यहाँ से टेम्परेचर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये रॉड को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो इस रॉड के एक एंड से दूसरे एंड में जब हीट फ्लो हो रही है तो पूरी की पूरी हीट नहीं फ्लो हो रही है, इंस्टेड कुछ हीट लूज हो जा रही है। और इसी के वजह से जो सोर्स के पास वाला एंड है इसका टेम्परेचर हाई होगा, जो सोर्स से दूर वाला एंड है इसका टेम्परेचर लो होगा। ठीक है? और ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है या ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, जब मैं सपोज़ यहाँ से हीट करना चालू कर रहा हूँ, ये सपोज़ मैंने हीट करना चालू किया, तो ऐसा नहीं है कि ये जो टेम्परेचर है फिक्स हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। मैं सपोज़ यहाँ टेम्परेचर नोट डाउन करता हूँ T1, यहाँ टेम्परेचर नोट डाउन करता हूँ T2, यहाँ टेम्परेचर नोट डाउन करता हूँ T3, तो मुझे पता है T1 T2 से ज़्यादा होगा और T2 T3 से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ वाले पार्ट का टेम्परेचर कम, यहाँ वाले पार्ट का उससे ज़्यादा, यहाँ वाले पार्ट का सबसे ज़्यादा। तो ये जो T1 T2 T3 है ये टाइम के साथ चेंज होता है और एक ऐसा स्टेट आता है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्टेट आता है जब ये तीनों टेम्परेचर्स एक कांस्टेंट तीनों थर्मोमीटर्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर शो करने लगते हैं। मतलब ये वाला एक कांस्टेंट मर्क्यूरी इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा जिससे तुमको एक कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू मिलेगी। वैसे यहाँ मर्क्यूरी एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और यहाँ मर्क्यूरी एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। तो तुम क्या देखोगे मालूम है, थोड़े टाइम में, जैसे सपोज तुमने थर्मोमीटर्स डाले और यहाँ से तुमने हीट करना चालू किया, तो इन तीनों में टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा धीरे 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 धीरे। एक टाइम पे जाके तीनों में टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, और जब तीनों में टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा तो तुम देखोगे T1 सबसे ज़्यादा होगा, T2 उससे कम, T3 सबसे कम। ओके, तो ये जो स्टेट है जहाँ पे ये तीनों थर्मोमीटर्स का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। मतलब क्या हो रहा है मालूम है, जैसे ये यहाँ का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है या क्यों नहीं कम हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये जितनी हीट ले रहा है उतनी हीट पास कर दे रहा है। जितनी हीट इसके पास आ रही है उतनी हीट ये पास कर दे रहा है। इसके पहले क्या हुआ मालूम है, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा था? इसके पहले जो हीट आ रही थी उसमें से कुछ ये एब्जॉर्ब कर रहा था तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, और कुछ ये पास कर रहा था तो आगे वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जितनी हीट आ रही थी उतनी हीट जा रही है। नाउ इट्स जस्ट अ स्टेडी फ्लो ऑफ हीट। जितनी हीट आ रही है उतनी हीट जा रही है। तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रॉड जब मैं देखूं तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया है। तो देखो इस वाले पार्ट का टेम्परेचर T1 फिक्स हो गया है, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर T2 फिक्स हो गया है, इस वाले का T3 फिक्स हो गया है, बट अलग अलग पार्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहाँ पे एक टर्म हमको डिफाइन करना है, दैट इज स्टेडी स्टेट। ये कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। स्टेडी स्टेट इज अ स्टेट वेयर और व्हेन द टेम्परेचर ऑफ the rod at different points
becomes constant or does not change with time, इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हीट का स्टेडी फ्लो चलता है। तो जैसे इस पे हीट Q आई तो इसने हीट Q ट्रांसफ़र कर दिया, सिंपल एज दैट, और ये हीट ऐसे आगे चलती है। ठीक है, तो ये हीट अब फ्लो हुए जा रही है इस रॉड में। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, अगर मेरे इस वाले रॉड का कुछ टेम्परेचर है सपोज, या इस वाले एंड का कुछ टेम्परेचर है TA और इस वाले एंड का टेम्परेचर है TB, सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, जैसे ये मैं लेंथ ऑफ द रॉड ले लेता हूँ, सपोज लेंथ ऑफ द रॉड है L, सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ difference in temperature, difference in temperature of hot end and cold end to the length of the rod। तो जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डेल्टा T बाई डेल्टा X या डेल्टा T बाई डेल्टा L अगर हम लोग लेंथ ले रहे हैं, सो इट विल बी लाइक दिस, TA माइनस TB अपॉन L। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्वांटिटी है ये पूरे रॉड के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं किसी भी दो पार्ट को, किसी भी दो पॉइंट को ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ X और ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ Y, और इनके बीच का सेपरेशन सपोज दिस इज सम वैल्यू, कुछ वैल्यू ले लो, क्या ले लोगे वैल्यू? ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज R। ठीक है, तो X का टेम्परेचर अगर, X वाले का टेम्परेचर अगर TX है और Y वाले का टेम्परेचर अगर TY है, और Y वाले का टेम्परेचर अगर TY है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ X एंड Y कैसे डिफाइन होगा? डेल्टा T बाई डेल्टा L विल बी डिफाइंड एज, या इसको हम लोग डेल्टा T बाई डेल्टा X लिखते हैं। X हमने, ठीक है चलो फाइन, डेल्टा T बाई डेल्टा X, दिस विल बी डिफाइंड एज टेम्परेचर ऑफ X माइनस टेम्परेचर ऑफ Y अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये दोनों कांस्टेंट होंगे। मतलब ये है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। एक यूनिट लेंथ उठाया मैंने रॉड का, उसमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। सो दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट अगर निकालोगे तो क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर। सो डेल्टा T बाई डेल्टा X, हम लोग डेल्टा X ही रखते हैं क्योंकि हर जगह पे हमको यही मिलेगा। सो डेल्टा T बाई डेल्टा X, इसका अगर मैं यूनिट निकालूं तो SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर और केल्विन पर मीटर। यस, डिग्री सेल्सियस मीटर इनवर्स, केल्विन मीटर इनवर्स। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर ग्रेडियंट का SI यूनिट हो गया। अगर इसका तुमको डायमेंशंस निकालना है, सो इट विल बी L-1 M0 T0 K1। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायमेंशंस हो गए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहीं कहीं डेल्टा T बाई डेल्टा X या DT बाई DX या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा X या D थीटा बाई DX ऐसे भी डिनोट करते हैं। मतलब फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, TA ज़्यादा है ना, TB कम है, तो टेम्परेचर गिर रहा है एक्चुअल में। सो दिस इज फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। बहुत तरीके से डिफाइन होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट एज इट इज़ तुम लिखो। तुमको बस समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी टेम्परेचर ग्रेडियंट है क्या। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि रेशो ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, या एक गिवन यूनिट लेंथ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, वही होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, सो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट याद रखना सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए डिफाइंड होता है। डिफाइंड फॉर या ओनली फॉर स्टेडी स्टेट, या तुम ऐसे बोल सकते हो
कांस्टेंट ओनली फॉर स्टेडी स्टेट, ये कांस्टेंट होता है फॉर स्टेडी स्टेट, ठीक है। दो एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अरे देखो ना, स्टेडी स्टेट में हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब सबका सेम नहीं है, सबका अलग अलग टेम्परेचर फिक्स हो चुका है। तो अब दो पॉइंट कोई भी उठाओगे तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ी ना चेंज होगा टाइम के साथ, फिक्स हो गया ना। जितनी हीट आ रही है उतनी हीट निकल जा रही है। तो ये जो हीट आ रही है और जा रही है, इसी को कंडक्शन बोल रहे हैं हम लोग। हीट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन है उसमें कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टेडी स्टेट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब ये जो रॉड कंडक्शन कर रहा है, इसको कितना कंडक्शन या इसका कंडक्टिविटी कितना है, ये कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। सो विल सी हाउ द कंडक्टिविटी वेरीज और व्हाट द कंडक्टिविटी इज। पहले ये नोट डाउन करो अच्छे से, पॉज करके एक एक चीज़ समझ के नोट डाउन करना, क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ इसमें तुमको लिखना है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। यूनिट डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो नोट डाउन करो पॉज करके, फिर आगे करते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है। एक अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो खाली की पॉइंट्स को पकड़ लो कि क्या क्या तुमको समझना है यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्टेडी स्टेट और टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट, ठीक है। अगर परेशानी लग रही है, थोड़ा तुम वीडियो को और अच्छे से देखोगे, दोबारा देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। मैं जो एक एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, उसको ज़रा ध्यान से सुन लेना, तो तुमको सारा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इतना कुछ बोला है, सब यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए शायद तुमको मिसिंग हो सकता है थोड़ा पार्ट। ऑलराइट, अब हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी पे बात करेंगे, जिसका कोएफिशिएंट हमको पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि मेजर होता है कि कोई सब्सटेंस कितना कंडक्टिंग है। कोई सब्सटेंस जो कंडक्टिंग है उसका कितना कंडक्टिविटी है, वो अगर हमको मेजर करना है तो वो मेजरमेंट होता है कोएफिशिएंट से। सो वी हैव टू डिफाइन और वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स पे अटेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये कोएफिशिएंट है क्या, इट इज द मेजर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब कोई बॉडी कितना हीट कंडक्ट कर सकता है, उसका जो मेजर है उसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, जैसे सपोज मेरे पास वही एक रॉड है, ठीक है। ये एक रॉड है जो स्टेडी स्टेट में हीट कंडक्ट कर रहा है। अब तुमको समझ में आ रहा है स्टेडी स्टेट में हीट कंडक्ट कर रहा है मतलब क्या, मतलब किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे जितनी हीट आ रही है उससे उतनी हीट निकल जा रही है, ठीक है। ध्यान से समझो, हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ रेडिएशन वगैरह से लॉस इतना नहीं हो रहा है। सपोज इस वाले एंड का टेम्परेचर, इसको मैं ले लेता हूँ T1, दिस इज़ आवर हॉट एंड, जहाँ से हीट जाएगी, और जहाँ हीट जाएगी इसको मैं ले लेता हूँ T2, दिस इज़ आवर कोल्ड एंड, ठीक है। तो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट जा रही है। लेट द हीट फ्लोइंग बी Q, ठीक है। तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करती है लाइक दिस। अब मुझे ये जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है Q, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलता है। इट इज़ दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट Q, it is directly proportional to the area of cross section। ध्यान से सुनो, ये मैं क्या बता रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रॉड का जो फेस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट इसमें से फ्लो करेगा। देखो ना, हीट को एंटर करने के लिए चाहिए क्या, ये पार्ट से तो हीट एंटर कर रही है ना, तो ये जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हीट एंटर करेगी, तो उतनी ही ज़्यादा हीट इसमें से फ्लो भी करेगी। सो अमाउंट ऑफ हीट और क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग, दैट इज Q, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, दैट इज फर्स्ट थिंग। देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस
बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हॉट और कोल्ड एंड में हीट ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने एक चम्मच लिया और बर्नर को स्लो रखा, और स्लो रख के तुमने हीट या स्लो रख के तुमने चम्मच को बर्नर पे रखा तो हीट धीरे धीरे आएगी। बर्नर को तेज़ कर दो, अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है कौन से एंड का, इस हॉट एंड का, जहाँ तुम चम्मच को रखोगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, और इस वाले का टेम्परेचर कम है, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो ये जल्दी फास्ट आएगा, या बोल सकते हो ज़्यादा हीट यहाँ आएगा, तो ये ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है। तीसरा चीज़, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी जितना लंबा रॉड होगा उतना कम हीट फ्लो करेगा। और ये तो तुमको भी मालूम है, कभी बेकरी वेकरी गए हो, बेकरी वेकरी में जो लोग पैन जो लोग यूज़ करते हैं अंदर से बिस्किट वगैरह निकालने के लिए, दैट हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड, उसको एक बहुत बड़ा रॉड होता है, उससे पकड़ के वो निकालते हैं। छोटा पकड़ने में क्या प्रॉब्लम? अरे तुमने घर में ये देखा होगा, कलछुल जो होती है, कलछुल जिससे दाल वाल बनाते हैं, उसका जो हैंडल है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्यों नहीं चम्मच से दाल बनाई जाती है, या क्यों नहीं चम्मच से सब्ज़ी बनाई जाती है? क्योंकि बार बार हमको सब्ज़ी को चलाना पड़ता है ना, तो जब तुम बार बार सब्ज़ी को चलाओगे तो उसका जो एंड है वो हीट होता है, और लेंथ छोटा होने की वजह से हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो चम्मच गर्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बड़ा चीज़ यूज़ करते हैं जिसका रॉड, जिसका हैंडल बड़ा होता है। तो वो हैंडल बड़ा होने का फ़ायदा ये है कि हीट कम फ्लो करता है, इससे जो तुम्हारा कलछुल होता है या जो तुम्हारा पैन होता है वो गर्म नहीं होता है। पैन बोलते हो या उसको क्या बोलते हो, स्पैचुला, वो स्पैचुला जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तुम यूज़ करते हो वुडन स्पैचुलास। देखा है कभी किचन में वुडन स्पैचुलास भी होते हैं? अरे लकड़ी की कलछुल होती है, लकड़ी का वो होता है निकालने वाला। सो वुडन स्पैचुलास इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका जो हीटिंग का जो वो है, सॉरी हीट कंडक्शन जो है वो बहुत बेकार होता है, वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, इन सबको कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 अपॉन L। इन दोनों को हम कंबाइन करके भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो वो भी आ जाता है इसी में, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, T1 माइनस T2 बाई L। तो चाहे जैसे समझो, यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कांस्टेंट K विच इज़ आवर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, K टाइम्स A T1 माइनस T2 अपॉन L, where this K is called as coefficient of thermal conductivity। सिंपल था, ये समझ में आया? देखो जो हीट फ्लो कर रही है वो एरिया पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जितना बड़ा पार्ट है, जितना बड़ा फेस है, उतना ज़्यादा हीट इसमें से एंटर करेगा। इससे तुम खाना वाना देखो, कभी जल्दी कुकिंग करना है या सब्जी वब्जी बनाना, तुमको कढ़ाई में बनाते हो। तुम कढ़ाई में क्यों बनाते हो? कढ़ाई का पर्पज़ ही क्या है? कढ़ाई का पर्पज़ इसलिए क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़ा है तो ज़्यादा हीट हर डायरेक्शन से आती है, तो वो जल्दी कुक होता है। दैट्स द ओनली पॉइंट। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे K का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो K विल बी Q टाइम्स L अपॉन A टाइम्स T1 माइनस T2। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि अपने पास टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट है तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे Q अपॉन A टाइम्स T1 माइनस T2 बाई L। ये पूरा अपना टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। सो Q अपॉन A टाइम्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका यूनिट निकालना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखो K का यूनिट क्या आएगा? डॉपलर इफेक्ट। SI यूनिट ऑफ K, SI यूनिट ऑफ K क्या आ जाएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट तो हमको मालूम है, सो जूल पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट था डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, हमको क्या मिलता है? जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस और जूल पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये अपना SI यूनिट आ गया किसके लिए? बोलो, थर्मल कंडक्टिविटी के कोएफिशिएंट के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तुम ये याद रखो यूनिट। इससे हम डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं अभी ही। डायमेंशंस निकालो, क्या होंगे? K के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? K के डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है।
जूल के डायमेंशंस होते हैं वर्क के, तो L2 m1 T-2 अपॉन m का डायमेंशंस क्या होगा L1 और डिग्री सेल्सियस का डायमेंशंस K1। तो ये सब ऊपर आके सिंप्लीफाई होंगे, तो ये L2 और ये 1 बचेगा L1। सो L1 और क्या, अच्छा हाँ, और एक चीज़ हम लोग भूल गए यहाँ पे, ये जो हीट है जितने टाइम तक फ्लो करेगी, या जो टाइम है जितने टाइम के लिए हीट फ्लो करे, उस पर भी अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करेगा ना। अरे तुम वो चम्मच को उसमें डाल के छोड़ दो, तो जितना देर तक छोड़े रहोगे उतना ज़्यादा वो चम्मच गर्म होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है। कहाँ लिखे हम लोग, कहाँ लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ टाइम भी आ जाएगा। अरे परेशान मत हो, कुछ ऐसा गलत नहीं हो गया है, इट्स जस्ट कि एक पार्ट हम लोग मिसिंग रह गया। तो ये टी नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी टी। मुझे देखो कैसे याद आया ये, मुझे याद आया यहाँ डायमेंशंस में टाइम का भी डायमेंशंस चेंज होता है, तो वो मिसिंग रह गया। तो यहाँ नीचे T1 आएगा, ठीक है। T1 ऊपर आएगा तो T क्या हो जाएगा -1 यानी -3। तो ये हुआ L1 M1 T-3 और K-1, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर K, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है या जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, ध्यान रखना किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जितना चौड़ा होगा एरिया उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड एंड कोल्ड एंड पे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा। तीसरा टाइम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जितने टाइम के लिए हीट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा, सिंपल। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना कम हीट फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी गेट फॉर हीट फ्लोन। और ये हीट फ्लो होने का जो कोइफिशिएंट है, थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोइफिशिएंट है, वो है Q/A T1 - T2/L टाइम्स T, ठीक है। तो यहाँ यूनिट में एक चीज़ मिसिंग हो गई अपनी, यहाँ सेकेंड्स भी आ जाएगा, सो पर सेकेंड, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, यहाँ 1 सेकेंड भी आ जाएगा S टाइम के लिए। तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस या मीटर सेकेंड केल्विन, दैट्स ऑल, ओके फाइन। ये नोट डाउन कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में नोट डाउन करो, फिर हम लोग और कुछ बातें कर लेते हैं। बातें ही तो करनी है ओके देखो, और क्या बात करना है अपने को, वो ये कि इसका डेफिनेशन क्या है के का डेफिनेशन अगर मेरे को देना हो या के का डेफिनेशन मेरे को निकालना हो, तो ज़रा ध्यान से देखो के का फॉर्मूला क्या है। के इज़ Q/A डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। अब मैं इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख रहा हूँ, डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स टाइम्स T, ठीक है। तो अगर के मेरे को डिफाइन करना है, ध्यान दो, इफ़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर, ध्यान दो, डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स इज़ 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर एंड टाइम इज़ 1 सेकेंड। तो इस टाइम पे जो k का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हीट फ्लो के इक्वल। सो k इज़ डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन देखो, द अमाउंट ऑफ हीट दैट और अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू अ रॉड। ध्यान से देखना डेफिनेशन, थ्रू अ रॉड whose or which has a temperature gradient of 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर का टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन है किसी रॉड में, तो उस रॉड से पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया जितना हीट फ्लो करेगा उसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यही मैं बोल रहा था ना, मेजर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कितना हीट फ्लो करता है उसी का मेजर है। सो दिस इज हाउ के इज डिफाइंड।
अगर यही Q को हम लोग थोड़ा और तरीके से, या Q का फॉर्मूला हम लोग लिखें, हमको मालूम है सिंस Q वॉज इक्वल्स टू KA T2 माइनस T1 इंटू T अपॉन L, ये था ना K। देखो अगर इसको मैं ऐसे डिफाइन करूं Q बाई T, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K टाइम्स A T2 माइनस T1 अपॉन L, राइट। ये T2 माइनस T1 बाई L अपना टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T बाई डेल्टा X। तो ये हो जाएगा Q बाई T इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाई डेल्टा X, ठीक है। अगर इसमें मैं कैलकुलस अप्लाई करता हूँ, मतलब मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर हीट फ्लो देखूँ, अच्छा ये देखो ये क्या है, Q बाई T क्या है, ध्यान दो, Q बाई T इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यस और नो। अरे किसी भी चीज़ से टाइम से डिवाइड किया किसी भी चीज़ को, तो उसका रेट मिल जाता है ना, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। सो अगर फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ये हो जाएगा dQ बाई dt, ये हो जाएगा इक्वल टू KA dt बाई dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए है, बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए, बहुत छोटे से डिस्टेंस में इतना हीट ट्रांसफ़र का रेट होता है। सो अगर मैं यहाँ से K को डिफ़ाइन करूँ तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो। ये पार्ट रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। चलो ये जो K है इसका मैं और एक डेफिनेशन दूंगा तुमको, ध्यान देना। सो K विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या आएगा, dQ बाई dt अपॉन क्या है, A dt बाई dx, समझा। ये K का डेफिनेशन है। सो K को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, K को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 डिग्री पर मीटर है, तो जितना रेट ऑफ हीट का फ्लो होगा या जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, वही तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा, यानी कितना फास्ट हीट फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब क्या होता है, कितना फास्ट हीट फ्लो कर रहा है ना, क्यूब अपॉन टाइम के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। सो द फास्टर हीट फ्लोज द मोर विल बी द K। तो किसी सब्सटेंस से जितना फास्ट हीट फ्लो करता है, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है। देखो ना, अगर dQ बाई dt ज़्यादा है तो K ज़्यादा है, सिंपल एज दैट। या इसी में अगर हम लोग डेफिनेशन आगे देना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ़ एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड dt बाई dx is 1 degree Celsius per meter, then K will be dQ by dt. So rate of flow of heat जितना ज़्यादा, K उतना ज़्यादा। एक बात याद रखना, this K it depends on materials, ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग K होगा। जैसे कॉपर अलग हीट कंडक्ट करेगा या अलग रेट से हीट कंडक्ट करेगा, आयरन अलग रेट से हीट कंडक्ट करेगा, एल्यूमिनियम अलग रेट से हीट कंडक्ट करेगा, एंड सो ऑन। सबके लिए K वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। भले तुम सबका एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम मेंटेन करके रखो, फिर भी सब में हीट ट्रांसफ़र अलग अलग ही होगा ना, क्यों, बिकॉज दे विल बी हैविंग डिफरेंट K वैल्यूज़, उनका अपना अपना अलग अलग K वैल्यू होगा, ठीक है। तो K वैल्यू से डिसाइड होता है कि कोई सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है। जिसका K वैल्यू हाई इट्स गुड कंडक्टर, जिसका K वैल्यू लो वो बैड कंडक्टर। समझ में आई बात? ओके, चलो ये नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन किया है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो
थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ध्यान से क्या, सभी ध्यान से ही देखना है। चलो लेट्स सी। थर्मल रेजिस्टेंस एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है। देखो थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टिविटी, ये सब चीज़ पढ़नी है हमको। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, वो अब तक तो तुमने पढ़ ही लिया होगा क्लासेस वासेस में कहीं ना कहीं, या बुक स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। ऑफ कोर्स स्कूल में तो सबके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रहता है, तो कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैंने अब तक अपने चैनल में इलेक्ट्रिकल करंट वाला चैप्टर नहीं डाला है, इसके बाद वही चैप्टर करना है। चलो हमको पढ़ना है थर्मल रेजिस्टेंस। देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ सबको पता है ना, बस उतना ही पता होना चाहिए रेजिस्टेंस समझने के लिए, और कुछ नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे RTH फॉर थर्मल। सो RTH या R थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस हमको डिफाइन करना है या समझना है। देखो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमको मालूम है कि Q/T, सिंस Q/T इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाई डेल्टा X, राइट। इस डेल्टा T बाई डेल्टा X को अब मैं T1 माइनस T2 अपॉन ये लिखता हूँ, दिस इज T1 माइनस T2 बाई L, राइट। एक्चुअल तो यही था ना। देखो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे, ये जो Q अपॉन टाइम है, दिस Q अपॉन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, हीट करंट। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना, वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम हीट करंट बोलते हैं। हील करंट हो गया इधर, ठीक है, इसको हम हीट करंट बोलते हैं। मतलब हीट किस रेट से फ्लो कर रहा है। अरे जैसे एयर करंट तुमने सुना होगा, वाटर करंट तुमने सुना होगा, राइट। कभी डॉक्यूमेंट्री या कुछ देखा होगा, जैसे कभी नेट जियोग्राफी चालू किया या कभी डिस्कवरी चालू किया, नहीं चालू किया, तो वहाँ ये सब टर्म्स सुनने मिलते हैं। या कभी वेदर वगैरह में पढ़ो तो एयर करंट ये सब टर्म्स दिए होते हैं, या वेदर सुनोगे तो ये एयर करंट वगैरह बोलते हैं वो लोग। तो क्या है करंट? करंट कोई ऐसा टॉपिक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं। करंट मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, एयर करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। तो ऐसे करंट को जनरली समझ के रखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हीट करंट है। हमको मालूम है करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे हीट करंट कब फ्लो होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अरे हीट करंट कब फ्लो होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, समझा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं H लिखूँगा, दिस इज रिटन एज H, और हीट करंट H। दिस H इज इक्वल्स टू KA टाइम्स T1 माइनस T2 अपॉन L, ठीक है। हमको इसको एक फॉर्म में लाना है। देखो मैं क्या फॉर्म में लाता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2 अपॉन, ध्यान से देखना फॉर्म, L बाई KA। सुन लो और समझ लो, L बाई KA। देखो हमको मालूम है करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। वैसे ही हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। सो देयरफॉर हीट करंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, समझा। वेयर R थर्मल इज L बाई KA, जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। और देखो लेंथ जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, या एरिया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। तो ये तो हमको भी पता है ना, रेजिस्टेंस होगा क्या, हीट के फ्लो में ऑपोजिशन। तो हमको मालूम है हीट का फ्लो ज़्यादा कब होता है, जब लेंथ कम होता है। तो हीट का फ्लो कम कब होगा, जब लेंथ ज़्यादा होगा। तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसलिए हीट का फ्लो कम। वैसे हमको मालूम है एरिया ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा फ्लो करता है। तो देखो एरिया ज़्यादा होने पे थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, इसलिए हीट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, समझा। सो L अपॉन KA इज़ द फॉर्मूला फॉर
थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट अगर निकालोगे तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा बोलो, एल का एसआई यूनिट है मीटर अपॉन के का एसआई यूनिट क्या लिखा था हमने, के का एसआई यूनिट था जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है बोलो, एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, ये मीटर से ये मीटर कट गया, हमको क्या मिल रहा है देखो, हमको एसआई यूनिट मिलता है, एसआई यूनिट मिल रहा है ये डिग्री सेल्सियस और सेकंड ऊपर आ जाएगा, सो सेकंड डिग्री सेल्सियस पर जूल या सेकंड केल्विन या केल्विन सेकंड पर जूल, ये थर्मल रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आ गया। सेकंड डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस सेकंड ज़्यादा बेटर होगा, डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल। अरे ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ऊपर आ जाएगा और जूल नीचे रह जाएगा। तो ये अपना एसआई यूनिट है। और ज़रा ध्यान से देखो, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है, दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसा ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता है, ऐसा ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होता है। सो देयरफॉर RTH इज L बाई के ए। तो ये गिवन रॉड के लिए है, और ये जो K है दिस इज़ फॉर मटेरियल, ये मटेरियल के लिए है, और RTH ये गिवन सब्सटेंस के लिए है। मतलब ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होगा। जैसे मैं कॉपर का एक इतना बड़ा रॉड लूँ और कॉपर का एक इतना लंबा रॉड लूँ, तो उन दोनों का ये अलग होगा, बट K दोनों का सेम होगा, क्योंकि K किस पे डिपेंडेंट है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ से K का फॉर्मूला निकालो, तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलो, K इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी L अपॉन A इंटू थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी, यानी दिस, और हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं थर्मल रेजिस्टिविटी, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जिसको ये पता हो कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको ये चीज़ पता होगा। यानी रो थर्मल, रो ऑफ थर्मल, दिस विल बी 1 अपॉन K। यानी रो का अगर तुम फॉर्मूला निकालो तो रो थर्मल विल बी एक्चुअली इसका उल्टा, यानी R थर्मल इंटू A बाई L। यहाँ से R थर्मल का नया फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, रो थर्मल इंटू L बाई A। तो रो L बाई A रेजिस्टेंस होता है, ये तो हमको भी मालूम है नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। ये थर्मल रेजिस्टिविटी है, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थर्मल रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। तो ये जो K है ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है या मटेरियल डिपेंडेंट, और ये जो रो है ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है, याद रखना। दिस रो इज ऑल्सो मटेरियल डिपेंडेंट। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। इज दिस क्लियर, बोलो बोलो, ये समझ में आया या नहीं? ओके, ऑल राइट, ये नोट डाउन करो। थर्मल रेजिस्टेंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। क्या फॉर्मूला है, L अपॉन के ए। L ज़्यादा तो थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा, A ज़्यादा तो थर्मल रेजिस्टेंस कम, ठीक है। ऑल राइट, ये नोट डाउन करो। फिर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ K देख लेते हैं। मतलब जब रॉड सीरीज़ और पैरेलल में लगी होती हैं, जैसे 4-5 रॉड जैसे सीरीज़ में लगी हैं, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ऐसे, ये एक रॉड, ये एक रॉड, ये एक रॉड, इसके बाद एक और रॉड, ये ऐसे 3 रॉड्स, ये किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। वैसे ये 3 रॉड्स अगर ऐसे पैरेलल में हैं, ऐसे यहाँ से हीट कर रहे हैं, यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है, तो इन केसेस में K का क्या वैल्यू होता है, रिजल्टेंट वैल्यू, वो हमको डिटेल में डिस्कस करना है। या थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हो, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, फिर मैं वो बता देता हूँ।
चलो नोट डाउन कर लिया था मैंने, रफ कर दिया है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ के देखते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हैं हमने रॉड्स जिनका अलग अलग के वैल्यूज़ है, तो उनका रिजल्टेंट के वैल्यू क्या आएगा ये हमको देखना है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है लाइक दिस, ये दूसरा रॉड है, सबका अलग अलग के वैल्यू है, ध्यान रखना के वैल्यू सबका अलग है, इसीलिए हमको रिजल्टेंट निकालना है के का, ठीक है। ये दूसरा रॉड, ऐसे करके अपने पास कितने रॉड्स हैं, ऐसे करके अपने पास n रॉड्स हैं, ठीक है। सपोज ये nth वाला रॉड है, ठीक है, फाइन। इसका कोएफिशिएंट k1, इसका कोएफिशिएंट k2, इसका कोएफिशिएंट k3, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ Ln, 3 लिखा है मैंने ना, Kn, ठीक है। सबका लेंथ है अपना अपना, ध्यान देना, ठीक है। और क्या, सबका एरिया सेम है, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A। एरिया में तो कोई फ़र्क नहीं है, सबका एरिया सेम है। सेम एरिया वाले रॉड्स को हमने किस में रख दिया है, सीरीज़ में रख दिया है, ठीक है, फाइन। ज़रा देखो ध्यान से अभी क्या होगा, या अभी हमको कैसे रिजल्टेंट मिलेगा। हमको मालूम है इन सब का जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा। जैसे इसका जो रेजिस्टेंस है, फिर इसका जो रेजिस्टेंस है, फिर इसका जो रेजिस्टेंस है, तो थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं रिजल्टेंट निकालूँ आर थर्मल इन सीरीज़, तो वो हो जाएगा आर थर्मल 1 प्लस आर थर्मल 2 प्लस आर थर्मल n। इज़ दैट करेक्ट? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन K टाइम्स A। यस, ठीक है। ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इस पूरे का लेंथ अगर मेरे को लिखना हो तो पूरे का लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2 अप टू Ln अपॉन, इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एरिया तो A ही है और सबका K जो है वो कुछ अलग है, हमको पता नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ K सीरीज़, ठीक है। ध्यान दो, इसको मैं लिख देता हूँ K सीरीज़ टाइम्स एरिया, ठीक है। अरे फॉर्मूला क्या है, L बाई के ए ना, L बाई के ए, तो L कितना है देखो, L1 L2 L3 सब ऐड हो जाएंगे टोटल लेंथ के लिए, अपॉन टोटल K क्या हो जाएगा, K सीरीज़, और एरिया तो सबका सेम ही है। दिस विल बी इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A एंड अप टू Ln अपॉन Kna। बोलो ये समझ में आया, समझा या नहीं? सब में से A कैंसिल हो जाएगा, राइट? बोलो, तो A कैंसिल होके K सीरीज़ क्या मिलता है, देखो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अप टू Ln अपॉन K सीरीज़ इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू L1 बाई K1 L2 बाई K2 अप टू Ln बाई Kn। बोलो समझा, यस और नो? बोलो समझा, राइट? हमको K सीरीज़ का रिजल्टेंट चाहिए या K सीरीज़ का वैल्यू चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, K सीरीज़ को यहाँ ले जा सकते हैं और इस पूरे को यहाँ लेके आ सकते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो कॉम्बिनेशन का आंसर या कॉम्बिनेशन हमको क्या मिल जाएगा, K सीरीज़ वुड बी इक्वल टू, ठीक है, K सीरीज़ वुड बी इक्वल टू, या 1 अपॉन K सीरीज़ अगर निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। K सीरीज़ देखते हैं, K सीरीज़ यहाँ ले जाओ, इन सबको यहाँ लेके आओ, तो इन सबको यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, K1 नीचे, सॉरी K1 ऊपर और L1 नीचे, सो दिस वुड बी L1 प्लस L2 अप टू Ln डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएंगे ना, सो डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 L2 बाई K2 अप टू Ln बाई Kn, ठीक है। सो ये अपना सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया कि अगर n रॉड्स अगर सीरीज़ में लगाए हैं तो सबका अगर K मेरे को निकालना है, सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो,
मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, कैसे इसको आगे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऊपर ले नहीं जा सकते और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, यहीं अगर हो जाए तो अच्छा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रॉड्स को पैरेलल में लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ठीक है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी रॉड, और ऐसे करके मेरे पास n रॉड्स हैं पैरेलल में। ठीक है, समझा? सबका लेंथ इस बार सेम रखा है, सबका लेंथ L है, कंसिडर कर लेते हैं। सबका K अलग अलग है, K1, K2, K3, Kn। ठीक है, सबका एरिया भी अलग अलग होगा, इसका A1, इसका A2, इसका A3, इसका An। तो अगर मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस वैल्यू लिखना हो तो देखो ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है ना, तो 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ 2 अप टू क्या 1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ n। बोलो हाँ या ना? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना रेजिस्टेंसेस का, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस 1/r के फॉर्म में ऐड होंगे। या यहाँ ज़्यादा मेसी लग रहा है तो मैं ये मिटा के करूँ? बोलो ये मिटा के करूँ क्या? ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लो। चलो मैं ये रफ करके यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट। कभी सोचते नहीं है ना हम लोग ये सब कि इसमें भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज पैरेलल वाला। कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स में। इट्स ऑल जस्ट कंसेप्चुअल, अगर कंसेप्ट के हिसाब से जाओगे तो सब सेम ही है। देखो इसको मैं एक ओवरऑल पूरा का पूरा एक रॉड कंसिडर कर ले रहा हूँ। ऐसा एक रॉड है, ठीक है, ये एक ऐसा रॉड है जिसमें पूरा हीट कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है तो 1 अपॉन thermal resistance equivalent in parallel will be 1 upon thermal resistance of 1 plus 1 upon thermal resistance 2 plus 1 upon thermal resistance n। करेक्ट? ध्यान दो ज़रा, हमको मालूम है कि पैरेलल के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा L अपॉन K पैरेलल इंटू एरिया। सबका लेंथ सेम है, बस एरिया अगर मुझे पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का एरिया देखना है तो मुझे सारे एरियाज ऐड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ सीरीज़ में मेरे को लेंथ ऐड करना पड़ा था, यहाँ मेरे को सारे एरियाज ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन L अपॉन K पैरेलल टाइम्स नेट एरिया। ये जो नेट एरिया होगा, ये नेट एरिया क्या होगा बोलो? नेट एरिया हो जाएगा A1 प्लस A2 अप टू An। बोलो समझा? ये फ़र्क आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? L1, बट सबका लेंथ तो सेम है तो L अपॉन क्या? K1 A1 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2 A2 अप टू 1 अपॉन L अपॉन Kn An। सबका थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया है। देखो L सब में से कैंसल, ये पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा तो देखो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा Kp टाइम्स A1 प्लस A2 अप टू An। दिस इज इक्वल टू, सब में ये पार्ट ऊपर आ जाएगा तो तुमको क्या मिल जाएगा? K1 A1 K2 A2 अप टू Kn An। बोलो समझा? सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है या नहीं? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है। L सब में से कैंसिल हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड सो ऑन। तो हमको Kp चाहिए ना, सो देयरफॉर K ऑफ पैरेलल इज K1 A1 प्लस K2 A2 Kn An अपॉन A1 प्लस A2 अप टू An। ये आ गया तुम्हारा K पैरेलल का फॉर्मूला। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वैसे इसको भी आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
सो ये तुम्हारा सीरीज़ का फॉर्मूला है E और ये तुम्हारा पैरेलल का फॉर्मूला है B। ध्यान रखना, अगर तुमको अलग अलग के वैल्यूज़ अलग अलग एरिया वाले रॉड्स को पैरेलल में लगा के दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अलग अलग के वैल्यू अलग अलग लेंथ वाले सेम एरिया वाले रॉड्स को सीरीज़ में लगा के दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ये हाईली रेयरली केस है, ज़रूरी नहीं तुमको एग्ज़ाम में आए ही। हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए समझना है तो ज़रूरी है, बता दिया है कि सीरीज़ और पैरेलल में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ परेशान मत हो जाना कि ये अपने सिलेबस में ही नहीं है, ये हम तो कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे ही सिलेबस का पार्ट है, NCERT में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट काफ़ी डिटेल में था, बहुत कुछ हमने कवर किया है कंडक्शन से रिलेटेड। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है। कुछ डाउट होगा लेक्चर में, कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट्स में बिंदास बताओ, कुछ नहीं समझा है तो बताओ, अगर सब कुछ समझा है तो भी मुझे कमेंट्स में बिंदास बताओ। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।